नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। संयोग से हम लोग जम्मू प्रेस क्लब में हैं। प्रेस क्लब बहुत सारे हैं देश में, बहुत सारी राजधानियों में, शहरों में, दिल्ली में, बम्बई में, लखनऊ में, लेकिन जम्मू का प्रेस क्लब प्रेस के हमारे मित्रों के लिए देखने लायक है। यहाँ इसलिए भी देखने लायक है कि कैसे प्रेस के मित्रों ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद एक क्लब को जीवंत बना रखा है और उसमें उत्तरोत्तर विकास कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव था। हम लोग, आप जानते ही हैं कि इस समय मैं और उर्मिलेश निकले हुए हैं कश्मीर भ्रमण पर चुनाव से संबंधित। तो हम लोग घाटी में थे 3 दिन और कल हम जम्मू पहुंच गए थे। आज प्रेस क्लब में हैं। कल से आज तक जो बहुत सारी हम लोगों की बात हुई, अब वक्त आ गया है कि उससे संबंधित लोगों की राय को वीडियोग्राफी कर ली जाए उसकी और आपको प्रस्तुत किया जाए। तो इसी क्रम में हमारे पास 2 मित्र प्रेस क्लब में यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ के संगठन के एक उसमें से जनरल सेक्रेटरी भी हैं जो प्रेस क्लब को चलाने वाला संचालन संगठन है, और दूसरे हमारे मित्र यूएनआई के ब्यूरो चीफ हैं विशाल। तो दोनों से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो दिनेश और विशाल जी हमारे साथ हैं। पहली बात यहीं से शुरू करते हैं। जम्मू में इस बार जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा में ये कुल 5 सीटें हैं। तो बड़ा अचरज होता है कि 90 और 5 ऐसा कहीं और देखने को उतना नहीं मिलता कि जहां इतनी संख्या हो, कम संख्या हो लोकसभा की, लेकिन विधानसभा की संख्या इतनी ज्यादा हो। और कल बातचीत में आप लोगों से पता चला था कि यहाँ जैसे जम्मू का जो लोकसभा क्षेत्र है, इसमें शायद 18-20 विधानसभाएं हैं। तो पहले आप ही से पूछते हैं, 1 सेकेंड, कि आपके हिसाब से ये यहाँ इतनी विधानसभाएं, उसकी वजह क्या है? इस लोकसभा में इतनी विधानसभाएं कैसे? ये शुरू से ऐसा सिस्टम रहा ना, क्योंकि अच्छा। जम्मू कश्मीर की आप देखें कि टोपोग्राफी ऐसी है कि हर लिहाज से आपको हर रीजन को एक रिप्रेजेंटेशन देना पड़ती है। तो इसलिए छोटी छोटी जगहों पे विधानसभाएं भी बनी हैं। 30-30, 35-35 हज़ार के वोटों पे विधानसभाएं बनी हैं। तो इसलिए ये विधानसभा को आप लोकसभा के साथ तो नहीं जोड़ सकते। ये ठीक है, लोकसभा बड़ा दायरा होता है, विधानसभा तो क्योंकि हर रीजन को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए विधानसभाओं का यहाँ पे विस्तार किया गया। तो छोटी छोटी विधानसभाएं भी बनाई गई। अभी रिसेंटली जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद एक नई विधानसभा बनी है, उसका नाम है पाल्डर नागसनी। तो उसमें 35,000 वोट है टोटल। तो इसलिए विधानसभा शायद इसलिए बनाई जाती है कि हर रीजन को, हर सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन दी जाए। 90 पहले 83 थी, अब 90 की गई है। अच्छा, पहले 83 थी, अब 90 कर पहले जो पूरा परिसीमन के बाद जो चेंज नहीं, जो पुराना जम्मू कश्मीर था जिसमें लद्दाख भी था, उसमें 87 थी। 87 तो उसमें 4 अब लद्दाख में वापस चली गई, तो 83 रह गई थी। तो परिसीमन के बाद फिर 90 कर दी गई। नई विधानसभा भी बनी। तो इसमें 43 जो है वो तो आती हैं जम्मू क्षेत्र में, और 47 जाती हैं, 47 जाती हैं कश्मीर वाले घाटी के क्षेत्र में। पिछली बार बीजेपी के पास 25 के आसपास सीटें थी, लेकिन वो 25 हुई 83 में, 87 में लद्दाख में लगे। अब 90 है। हमारे पास जो सर्वेक्षण रिपोर्ट 3-4 संगठनों की है, उसमें सभी ने एक को छोड़कर, एक ने मुकाबला बराबरी का देने की कोशिश की है, थोड़ा सा अंतर दिया है, लेकिन एज उसने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस को दिया है। बाकी जो दोनों तीनों हमारे पास चुनाव पूर्व सर्वेक्षण है, उनके अनुसार कांग्रेस और एनसी को जरा ज्यादा एज है, और बीजेपी के पास जो पिछले दौर में 25 के आसपास सीटें थीं, लगभग वहीं ऐसा उनका मानना है कि वहीं या उसके आसपास 1-2 सीटें ऊपर नीचे की परिस्थिति इस बार भी रहने की उम्मीद है। आप लोगों में से, जैसे आपसे पूछे, यूएनआई को क्या लगता है कि क्या परिस्थिति है इस बार की परिस्थिति में और पिछली परिस्थिति में? क्या इन आंकड़ों में सचमुच में कोई बड़ा बदलाव हो रहा है या यथास्थिति रहने वाली है? देखिए शीतल जी, अगर हम जम्मू कश्मीर का जो राजनीतिक आंकड़ा है उसको अभी मौजूदा हालात में अगर हम स्टडी करें, तो पिछले 10 वर्षों में ये डायनेमिक्स बहुत सारे जो हैं वो बदल चुके हैं। 10 साल पहले विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, उसके बाद इलेक्शंस नहीं हो पाए, लेकिन इन 10 सालों में बहुत हेर फेर हुआ।
एक तरफ जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काफ़ी लंबा रूल किया जम्मू कश्मीर में इकलौती पार्टी होते हुए, लेकिन एक दौर ऐसा आया कि जब आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिक्स थी वो चेंज हुई और अलायंस गवर्नमेंट जो है वो देखने को मिली। 2002 में चाहे वो पीडीपी कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी या पीडीपी की सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिली। तो जम्मू मैं खित्ते की अगर बात करूं, यहाँ 43 सीटें हैं अभी। तो जो बीजेपी ने अपना रुतबा, जिसे मैं कहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में वो बहुत बढ़ाया। एक टाइम था 1 से 2 एमएलए थे, फिर 11 हुए, फिर 25 हुए। तो दिन ब दिन साल ब साल ये जो आंकड़ा था, ये फिगर था बीजेपी का, ये बढ़ता चला गया। तो वो एक ऐसे हालात जम्मू कश्मीर में पैदा हुए कि वो जो सिनेरियो था पॉलिटिक्स का वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। आज की तारीख की अगर हम बात करें, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, लेकिन एक चीज़ हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि जम्मू खित्ते में बीजेपी जो है वो, खाली मैं जम्मू खित्ते की बात नहीं करूँगा, ओवरऑल जम्मू कश्मीर की बात करूँगा कि बीजेपी जो है वो डेवलपमेंट को लेके मैदान में उतरी है। चाहे वो लोकसभा के मैदान थे, चाहे वो आज की तारीख में विधानसभा के चुनाव हैं। तो बीजेपी तो ये मानती है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा तरक्की की राह चुनी, तरक्की करवाई, युवाओं को नौकरियां देने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, और सारे जो बहुत सारे क्लेम्स हैं। लेकिन जम्मू में जो है बीजेपी का जो अपर एज है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर हम घाटी की तरफ अगर जाएं तो वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इन 10 सालों में जो अपना थोड़ा सा वजूद जो वो खो चुकी थी, वो कहीं ना कोई रिवाइव होता दिख रहा है। और ख़ास करके उनके साथ साथ इस इलेक्शंस में ये बड़े ही जो है वो, मैं ये कहूँगा कि बड़े ही दिलचस्प इलेक्शंस होने वाले हैं। बिकॉज इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो, उनका भी जो फिगर है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें कि भाजपा से भी कुछ लोग जो हैं वो निकल के अलग अलग पार्टियों में गए हैं, दूसरी पार्टी से निकल के भाजपा में आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकल के कुछ लोग भाजपा में आए हैं और पार्टीज़ में गए हैं। लेकिन साथ ही जिन लोगों ने जो है, चाहे भले कोई पार्टी ज्वाइन ना की हो, पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो वो ज़रूर कहीं ना कहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ रहे हैं, उसका भी जो रिप्रकशन है वो हमें इन चुनाव में देखने को मिलेगा। चाहे वो जीते या ना जीते, वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को डैमेज ज़रूर करेंगे। तो ये आंकड़े बड़े ही दिलचस्प और बदलते हुए नजर आएंगे हमें। अच्छा दिनेश जी, ये कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में, ये ठीक है कि वो जीती नहीं, लेकिन जम्मू में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, और जो जीत का अंतर बीजेपी और पिछली बार के चुनाव 19 के चुनाव में जो था, बीजेपी यहाँ से 19 में भी जीती, 24 में भी जीती, लेकिन 19 के चुनाव में जितने अंतर से वो जीती थी और 24 के चुनाव में जितने अंतर से जीती, उसमें बहुत फर्क आ गया और कांग्रेस ने काफी अपने को इम्प्रूव किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने अभी जब टिकट वगैरह दिए, तो हालांकि संसद में भी उन्होंने लाल सिंह को लड़ाया था, विधानसभा में जब अब फिर से टिकट दिया तो दिल्ली में एक कंट्रोवर्सी आई कि लाल सिंह जो है, कठुआ आंदोलन जो हुआ था उसमें वो उस मतलब विक्टिम के खिलाफ थे, वो उनके ऊपर ये बात आई। अभी विधानसभा के चुनाव में इसको मीडिया में काफी जोर शोर से आई, बहुत सारे मानवाधिकार वगैरह में काम करने वाले और सामाजिक संगठनों में और लिबरल एटीट्यूड रखने वाले लोगों ने उसको चुनौती दी। अभी कांग्रेस की इस जो परफॉर्मेंस रही है, उसको विधानसभा में आप किस हालत में देख रहे हैं? देखिए, मैं ये कहूँ कि 2014 से लेकर 2024 तक कांग्रेस ने किसी भी जम्मू संभाग, क्या पूरे जम्मू कश्मीर में किसी भी हिंदू विधानसभा क्षेत्र से लीड नहीं ली। अच्छा। 2024 में कांग्रेस ने 2 हिंदू विधानसभा क्षेत्रों में लीड ली। अच्छा। एक सुचेतगढ़ 2024 के लोकसभा चुनाव में एक सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है, हाँ। एक है जम्मू साउथ जिसको कहते हैं, जम्मू साउथ आरएसपुरा नई बनी है कॉन्स्टिट्यूंसी। तो सुचेतगढ़ एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी वो जब से बनी है तब से एक बार के छोड़ के बीजेपी हमेशा वहाँ से जीतती रही है।
तो लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे हुए, उसके बावजूद भी कांग्रेस वहाँ से लीड ले रही है। और जम्मू साउथ जो एक सेमी अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से कांग्रेस लीड ले रही है। एक पूरी अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू बाहू जिसको बोलते हैं, वहाँ से कांग्रेस 1000 के मार्जिन से पीछे चल रही है। तो ये क्लियर इंडिकेशन था कि कांग्रेस रिवाइवल मोड पे है। तो जैसे आपने कहा कि लाल सिंह की बात की आपने, ये उस समय पॉलिटिकल कंपल्शन थी क्योंकि लाल सिंह उस समय बीजेपी में थे। ये कोई ये कहे कि लाल सिंह ने आंदोलनकारियों का साथ दिया, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट ने उनको कहा कि एज ए मंत्री आपको वहाँ जाना है। तो एज ए मंत्री वो वहाँ लोगों के साथ मिलने गए। उस सरकार में वो बीजेपी सरकार में मंत्री थे। तो उस समय के बीजेपी के जो उस समय के प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा, उन्होंने कहा जी वहाँ लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो जो मामला हुआ था तो आपको वहाँ जाना है। तो वो वहाँ गए। तो उसके बाद क्या इशू बना, पॉलिटिक्स में सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन आप ये तो मानना पड़ेगा कि लाल सिंह जम्मू कश्मीर बीजे कांग्रेस में एक डायनामिक लीडर हैं, खासतौर हिंदू फेस हैं कांग्रेस का, जो एक डायनामिक लीडर हैं। तो उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब ये कहेंगे कि लाल सिंह ने लोकसभा का चुनाव बड़े खम से लड़ा, ठीक है, उनके खिलाफ बीजेपी के बड़े नेता थे, फिर उसके बावजूद मार्जिन उनका 4.25 लाख से 1 लाख तक पहुंचा। तो बड़ी अचीवमेंट है कांग्रेस की। एक और सवाल आप दोनों ही लोगों से है, एक एक करके आप बताइए। जो फ्रेंडली फाइट वाली सीटें हैं एनसी और कांग्रेस की, 5-6 सीटों पे या 5 सीटों पे है, इन सीटों पर पहले बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, जैसा अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी तो पता लगा। इस बार ये फ्रेंडली फाइट से फायदा किसको मिलता आपको नजर आ रहा है? देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि फ्रेंडली फाइट कांग्रेस के लिए एक आत्मघाती साबित होगा। अच्छा। तो मैं जम्मू संभाग की बात करूं कि जम्मू संभाग में जम्मू ज़िले की जो 3 जम्मू और सांबा ज़िले की 3 हिंदू मेजॉरिटी सीट्स हैं, वहाँ पे कांग्रेस की परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रही है। कांग्रेस ने वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दी एज ए एग्रीमेंट, जो सीट एग्रीमेंट है। तो वो मुझे लगता है कांग्रेस ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहाँ से जीतना उन सीट्स पे, खाली नगरोटा सीट पे या बीजेपुर सीट है, जम्मू नॉर्थ सीट है। जम्मू नॉर्थ पे थोड़ा सा कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट उनका अपना दबदबा है, तो थोड़ी सी फाइट दे रहे हैं। लेकिन ऐसी सीट्स कांग्रेस को नहीं छोड़नी चाहिए थी। अब फ्रेंडली कंटेस्ट की बात करें, जो कांग्रेस के जो लोग बैठे थे, मुझे लगता है बातचीत करने में, सीट शेयरिंग एग्रीमेंट करने में, उन्होंने शायद सीरियसली इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया। जो कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष थे, चुनाव अनाउंस होने से पहले 16 अगस्त को चुनाव अनाउंस हुए, 15 अगस्त को कांग्रेस के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे वकार रसूल वानी, वो एक सीट से लगातार 2 बार जीते हैं, बनहाल विधानसभा सीट से। कांग्रेस उनकी सीट नहीं बचा पाई, वहाँ भी फ्रेंडली कंटेस्ट हो रहा है। जो सीट कांग्रेस लगातार 2 बार जीत रही है, तो अगर अपने प्रदेश अध्यक्ष की सीट पे भी फ्रेंडली कंटेस्ट करवा रहे हो, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि आप प्रदेश अध्यक्ष की सीट भी नहीं बचा पाए? क्योंकि बाकी सीट्स पे तो बीजेपी को फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंडली कंटेस्ट डोडा में, भद्रवाह में, तो डोडा वेस्ट में। अच्छा, इस चुनाव में विशाल जी जो एक ये इशू है कि इंजीनियर रशीद और उनका जमात इस्लामी से अब समझौता हो गया है। वोटिंग के दिन के 1 दिन पहले ही अनाउंस हुआ, मतलब चुनाव प्रचार खत्म होने के पहले चरण के 1 दिन पहले ही अनाउंस हुआ। जमात इस्लामी पे प्रतिबंध रहा है, लेकिन उसके कई लोग, उससे नॉन लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब प्रतिबंध होते हुए भी दिल्ली जो है, या जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक हद तक उसमें उसने छूट दे रखी है। अब उनका अलायंस भी हो गया है। रशीद साहब को लोकसभा चुनाव लड़ते समय तो जमानत नहीं मिली थी, 5 साल से वो जेल में थे। अपना चुनाव जब वो लड़े, चुनाव जीत भी गए, वो निर्दलीय जीते और 2 लाख वोट से उमर अब्दुल्ला को हरा के जीते। अब विधानसभा लड़ते समय उनको जमानत मिल गई चुनाव के दौरान। तो इस सब को लेकर घाटी में जब हम लोग थे तो बहुत तरह के सवाल, लोग शंकाएं पैदा कर रहे थे। आपको क्या लगता है, जमात इस्लामी और ये जो अलायंस हुआ है रशीद साहब का, ये कितनी सीटों पे विधानसभा में असर डाल सकता है? जीत सकता है या कठिनाई पैदा कर सकता है? देखिए, इसमें जो मुझे लगता है कि ये जो अलायंस है, जिस तरह का सोच या जिस तरह का रिज़ल्ट कश्मीर के लोग खासकर सोच रहे हैं, या कोई और पॉलिटिकल पार्टी सोच रही है, मुझे नहीं लगता कि उस तरह के नतीजे सामने आएंगे। क्योंकि एक चाहे कांग्रेस हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, अगर कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस को चाहे भाजपा ने लताड़ा चाहे किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने लताड़ा, तो
तो वहीं इंजीनियर रशीद के छूटने के बाद विधानसभा के चुनावों के दौरान ये एक बड़ा प्रोपोगंडा कह लीजिए या एक जो है जिसका अपना इम्पैक्ट जो लोगों को वो बता रहे हैं, वो ये बड़ा साफ कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की शायद ये जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट प्रॉक्सी कैंडिडेट हो सकते हैं। अब जब उनका अलायंस जो है वो जमात के साथ हुआ, कश्मीर में आप देखिए वहाँ की राजनीति जो है वो जम्मू की राजनीति से बिल्कुल हटके है। कश्मीर की राजनीति बड़ी कॉम्प्लेक्स सी राजनीति है। आप सोच कुछ रहे होते हैं, आप देख कुछ रहे होते हैं, वहाँ हो कुछ रहा होता है, और जब नतीजा सामने आता है वो हमारी सोच से कई बार परे होता है। तो लेकिन जिस तरह का इम्पैक्ट हम लोग सोच रहे हैं कि हमें लग रहा है कि हो सकता है इंजीनियर रशीद वहाँ से छूटने के बाद जो उनका लोकसभा के चुनावों के दौरान इम्प्रेशन रहा, जो उन्होंने उमर अब्दुल्ला जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे और एक ऐसी सियासी पार्टी जिसने इतने साल जो है वो राज किया जम्मू कश्मीर में, उस पार्टी के कैंडिडेट को उन्होंने वहाँ से हराया। और हमें क्योंकि जैसा दिनेश जी ने कहा कि विधानसभा के चुनाव और जो लोकसभा के चुनाव हैं उनमें बहुत अंतर है, तो उसका रुझान हमें जो है वो विधानसभा के चुनावों में बहुत कम देखने को मिलेगा। दूसरी बात, जैसे सेपरेटिस्ट की बात है, जमात की बात है, कश्मीर के लोग आज भले ही आप ये कहें कि वो किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी की कोई देन बोलता है, कोई कहता है ओवरऑल सिनेरियो चेंज हो चुका है, पीस रिस्टोर हो चुका है, टूरिज़्म बड़ा है, लोग कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो हैं वो उनकी समझ में आ चुकी हैं कि तरक्की, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस जो है वही जो है उनकी राह है। कुछ सेक्शन जो है वो हो सकती है जो कुछ ऐसी ताकतों के साथ एंगेज हो, जो चाहती हो कि ये सरकार ना आए या फलां जो राजनीतिक पार्टी है वो उभर के सामने ना आए, क्योंकि हो सकता है उनका जो प्रोपेगेंडा हो किसी भी पड़ोसी मुल्क को लेके या किसी और को लेके वो कामयाब ना हो सके। लेकिन अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो ये चाहती है कि आज अगर आप कश्मीर घूम के आए हैं, आपने बहुत सारे लोगों से बात की होगी, कश्मीर का आपको माहौल जो है वो थोड़ा सा अलग नज़र ज़रूर आया होगा। चाहे आप डल गेट पे घूमे हों, चाहे किसी और टूरिज़म स्पॉट पे गए हों, चाहे जो अंदरूनी इलाके हैं कश्मीर में आप वहाँ घूमे हों, आपको भी ये महसूस हुआ होगा, आपको भी ये लगा होगा कि जो एक प्यार मोहब्बत जिस तरह से लोग आपसे मिलते हैं, मिल रहे हैं, आप लोगों से बात करते हैं, लोग फ्रीली आपसे बात कर रहे हैं, लोग यही चाहते हैं कि तरक्की हो, प्रोग्रेस हो, पीस जो है रहे, उनके बच्चे पढ़ें और कोई ऐसा माहौल जो है वो पैदा ना हो। तो ये जो चीज़ है, जो ओवरऑल सिनेरियो जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि जो इंजीनियर रशीद और जमात का जो अलायंस है वो उस तरह से डेंट कर पाएगा कि मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को। अच्छा दिनेश जी, एक अजीब बात सामने आई। हम लोग जिस इलाके में रुके थे वहीं प्रेस के संबंधित सारे ऑफिसर्स हैं, चूंकि उर्मिलेश जी हमारे साथ थे, पहले आते जाते रहे, उनका वहाँ संपर्क वगैरह था। वहाँ अखबार नवीसों से बात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत से लोगों से बात हुई, लेकिन रिकॉर्ड पे कोई बोलने को तैयार नहीं था। ये जो एक माहौल है, पब्लिक भी नहीं, श्रीनगर शहर में पब्लिक भी कैमरा छूते ही मना कर देती थी और वैसे भी बातचीत करने में हिचक रही थी। ये जो परिस्थिति है ये क्यों है, और मीडिया वाले इतना क्यों डरे हुए हैं या अवॉइड करना चाह रहे हैं, क्या बात है? देखिए, कश्मीर की स्थितियाँ देश की स्थितियों की तरह नहीं है। कश्मीर में जो पत्रकार है, जो कश्मीर का जो आम नागरिक है, वो दो तरफ से पिसता है ना, वो सरकार की तरफ से भी पिसता है, अगर वो सरकार के फेवर में कुछ बोलता है तो गन वाले आ जाते हैं, तो वो दोनों तरफ से बेचारा फंसा हुआ है। पत्रकार भी खुल के सरकार के, अगर सरकार की हाईलाइट करेगा सरकार की अचीवमेंट्स, तो गन वाले आ जाएंगे, अगर वो गन वालों को सपोर्ट करेगा तो सरकार की फोर्सेज आ जाएंगी। इसलिए वो प्रेफर करता है कि वो साइलेंस ही मेंटेन करके रखे, क्योंकि हालात आपने देखा, पत्रकारों को भी वहाँ मार दिया गया,
कुछ पत्रकारों को सरकार ने उठा लिया, तो दोनों तरफ से एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, दोनों तरफ से दबाया जा रहा है। तो पत्रकार प्रेफर करता है कि वो साइलेंस मेंटेन रखे, और पिछले कुछ सालों से ऐसे ज़्यादा हो रहा है। घाटी के अंग्रेजी के भी अखबार हमने देखे, उर्दू अखबार तो हम समझ नहीं पाए या और वहाँ के लोकल भाषा में रहे होंगे, उनमें हमने देखा कि जो एक तरह की खबरें थी, जैसा हम दिल्ली वगैरह में देखते हैं टेलीविजन चैनलों वगैरह में, तो हम वहाँ के बारे में तो जानते हैं कि वहाँ की खबरों को कहीं से डायरेक्शन आता है और फिर शाम की सारी टीवी चैनलों पर एक ही तरह की बहस होने लगती है, या दूसरे दिन अखबारों में उसी तरह की खबर छपती है। वही हमने कश्मीर में देखा। ये नियंत्रण है जो सामने भले न दिख रहा हो, लेकिन परोक्ष रूप से नजर आया। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन सब ये सच्चाई है कि जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, अब दिल्ली से शुरू करें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी ले जाएं, तो अगर ये सोशल मीडिया ना हो तो हम तो अपनी समस्याओं को हाईलाइट ही नहीं कर पाएंगे ना। ये सच्चाई है, सारी जगह ऐसा ही है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो है कहीं ना कहीं। तो ये थैंक्स टू सोशल मीडिया कि हम बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं। क्या ऐसे अखबार भी हैं जो सरकार की आलोचना करते रहे हों और इस वजह से उनको विज्ञापन वगैरह बंद हो गए और फिर बाद में उन्हें बंद हो जाना पड़ा हो? ऐसे रेफरेंस है कोई? शायद जम्मू कश्मीर में कुछ अखबार हैं वहाँ जिनको बंद होना पड़ा, अखबार कुछ बंद हो गए। अच्छा। वो सरकार वो अखबार बिल्कुल सरकार के विज्ञापन के ऊपर डिपेंड थे। जो सरकार होली सोली सरकारी विज्ञापन पे डिपेंड रहते हैं जो अखबार, फिर उनको ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार तो आज के दौर में प्राइवेट कंपनियों को भी इशारा करती है ना कि आप इस अखबार में या इस चैनल को विज्ञापन नहीं देंगे, तो कंट्रोल तो प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों तरफ से कर लेती है। आपका चैनल जैसे सोशल मीडिया है, हाँ। अगर आपका सोशल मीडिया अच्छा चलता है, हाँ। तो सरकार जितना मर्जी दबाव डाले, कंपनी तो प्राइवेट कंपनी को तो अपना इंटरेस्ट होता है, वो तो उसी को देगी जिसकी व्यूअरशिप ज़्यादा है। तो प्राइवेट कंपनी पे ज़्यादा सरकार दबदबा नहीं बना सकती, लेकिन जो तो वो एक रास्ता है कि आप बच सकते हैं। और अच्छा, यही एक आपसे तो मैं ये पूछना चाह रहा था, पीडीपी और एनसी में इस बार आपको क्या लग रहा है कि जो घाटी के लोग हैं वो प्रेफरेंस एनसी को देंगे या पीडीपी को देंगे? पीडीपी को क्या वो बीजेपी से अलायंस करने के लिए, जैसा हम लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात में बहुत से लोगों से निकल के आया, इस बार उनमें पीडीपी को लेके, क्योंकि उसने बीजेपी से अलायंस किया था, हल्की सी नाराजगी है। क्या ये फील आप लोगों तक भी है? देखिए, ये फील हम लोगों तक नहीं, ये पूरे जम्मू कश्मीर में है। अच्छा। ये सिर्फ घाटी की बात नहीं है। अच्छा। यहाँ पर भी हाँ। जब बीजेपी ने पीडीपी के साथ अलायंस किया था, हाँ। यहाँ के लोगों में भी नाराज़गी हुई थी। अच्छा। यहाँ के लोगों को भी, क्योंकि वो एक ऐसा डिसीजन था जिसके बारे में हम जम्मू के जो लोग थे उन्होंने अनुमान तक नहीं लगाया था। नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो उसका जो नाम दिया गया था उसको कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो है वो अलायंस हुआ है। तो अगर कश्मीर को पीडीपी को लेके एक वो इमोशनल कनेक्ट था, तो यहाँ भाजपा को लेके जम्मू के लोगों को एक इमोशनल कनेक्ट है, वो आज भी है। आज भी जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ये बोलते हैं कि हम कभी अलायंस नहीं करेंगे, पीडीपी के साथ कभी नहीं करेंगे। नतीजे क्या आते हैं वो बात की बात है, लेकिन अगर कल को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इनको अपना विकल्प खुला रखना पड़ता है या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपना विकल्प खुला रखना पड़ता है, तो नाराज़गी तो जाहिर होगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पीडीपी के मुकाबले नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपर एज ज़रूर वहाँ पे थोड़ा सा है। अच्छा, ये दिनेश साहब, यहाँ जो थोड़ी बहुत हम लोगों की बात हुई, यहाँ के व्यापारी वर्ग में एक शिकायत है कि दरबार के यहाँ न आने से उनके कारोबार पे बहुत असर पड़ा है। ये चीज़ जो हमारे पास आई आप तक भी है? ये तो है। देखिए, आप देखिए, सिवाय बीजेपी के सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, हाँ। उसमें सेकंड थर्ड नंबर पे ये डिमांड है, ये किया गया है कि हम दरबार मूव को रिस्टोर करेंगे। अच्छा। कल जो कांग्रेस ने इलेक्शन मैनिफेस्टो दिया, तीसरे नंबर पे ये डिमांड है। वो हाईलाइट है उनका। पहला स्टेटहुड है और दूसरा दरबार मूव है। क्योंकि ये दरबार मूव में जम्मू की, ठीक है कुछ पुराना चल रहा था सिस्टम, लेकिन जम्मू की इकॉनमी चलती थी। जम्मू की इकॉनमी ऑलरेडी बहुत बुरी तरह से शैटर्ड हो चुकी है जब से ट्रेन सीधी कटरा जा रही है, क्योंकि जितना भी श्रद्धालु आता था वो जम्मू रेलवे स्टेशन पे रुकता था, फिर अब वो श्रद्धालु सीधा कटरा जाता है। तो इसलिए दरबार मूव, जो कश्मीर से लोग आते थे, दरबार मूव केवल इकॉनमी से रिलेटेड नहीं था, दरबार मूव इंटर रीजनल इंटरेक्शन भी होती थी।
जो कश्मीर का बंदा यहाँ आता था 6 महीने, वो यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन होती थी उनकी, कश्मीर और जम्मू की आपस में इंटरेक्शन रहती थी। तो कोई अल्टरनेटिव सरकार को निकालना चाहिए था, लेकिन सरकार ने एडवांस बंद कर दिया और एक मैसेज दिया कि कि इसमें इतना नुकसान होता था। कुछ ऐसी इंटरेक्शन रहनी चाहिए लोगों के बीच में, ताकि हम एक ही स्टेट के रहने वाले लोग हैं, और जम्मू कश्मीर को बिल्कुल लोगों से आपस में मिलाएंगे नहीं तो कैसे ये स्टेट एक रहेगी फिर। और इसके साथ साथ मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि जम्मू को अब थोड़ा सा ये भी डर है कि अभी तो जो रेल है वो कटरा पहुँची है, उधमपुर पहुँची है, कल को कश्मीर के साथ भी जुड़ेगी। 2 महीने 3 महीने 4 महीने के साथ वो डायरेक्ट रेल जो है वो कश्मीर जाएगी। जो यात्रु श्रद्धालु वैष्णो देवी आता था, उसका कश्मीर घूमने का मन करेगा तो वो वहाँ से सीधा जो है वो ट्रेन पकड़ के कश्मीर की ओर चला जाएगा, और वहीं से जो है वो अपने घरों की ओर वो चले जाएंगे। तो इससे जो है वो इकॉनमी जो है और ट्रेड जो है वो बिल्कुल ठप हो जाएगा। ये भी एक धारणा जो है वो लोगों के दिमाग में वो आती नजर आती। वोट में भी रिफ्लेक्ट हो सकती, क्योंकि ये तबका वो है दुकानदारों का जो बीजेपी को, इसका बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी को वोट करता रहा है। अभी भी वो बीजेपी से दुखी हैं, लेकिन क्या ये नाराजगी उस हद तक है कि उसके खिलाफ भी वोट कर सकते हैं? सर, नाराज़गी हो सकती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नाराज़गी नहीं हो सकती है, लेकिन शायद उनके पास इसको तोड़ने का विकल्प नहीं है। आप अगर बीजेपी ने कोई कैंडिडेट अपना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया है, तो हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है उसके मुकाबले का कैंडिडेट वहाँ ना दे पाई हो, तो बतौर नाराज़गी भी वो जो है उनको विकल्प ना नज़र आता हो, तो वोट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट को ही जाना नज़र आता है। तो भविष्य में कांग्रेस अगर ठीक से काम करे तो बीजेपी का विकल्प जम्मू में भी बन सकती है, ऐसा आप लोगों को लगता है? कांग्रेस तो बीजेपी का विकल्प है जम्मू कश्मीर में, लेकिन विकल्प का मतलब ये है ना कि आप विकल्प बन के सामने आइए ना। आप ये सोचें कि मैं विकल्प हूँ बीजेपी का, लेकिन मैंने काम नहीं करना, लोग मुझे वोट दे देंगे कि बीजेपी से नाराज़गी है। लोग नहीं वोट देते आपको एग्रेसिव। जैसे ऑफ द रिकॉर्ड मैंने आपसे बात की, कांग्रेस आज से 20 दिन पहले, 1 महीना पहले कांग्रेस के फेवर में बहुत अच्छा वातावरण था। ऐसा हम लोग ये कहते थे कि बीजेपी 10-15 पे रुक जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन वो कांग्रेस उसको मतलब मोमेंटम नहीं बना पाई। कांग्रेस का ये भी शिकायत कर रहे थे कि अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी वगैरह का कोई दौरा ही नहीं है यहाँ, जबकि गृह मंत्री 3 बार आ चुके, प्रधानमंत्री दूसरी बार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री घाटी भी जा रहे हैं, 1 बार आके जा चुके। ये सब इश्यूज है। बीजेपी देखिए, कांग्रेस एक बात यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है, वो ये है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यहाँ दौरा हुआ था और उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली जाके जो है वो सबसे विचार विमर्श करके, सिक्योरिटी रिव्यू करके ये फैसला लेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव विधानसभा के होने हैं या नहीं होने हैं। तो सबसे जो बेहतर बात थी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जिसमें मैं बात करूँगा बीजेपी की, बीजेपी ने उसी दिन से अपने आप को एक फुल फ्लेज्ड तरीके से लोगों के बीच में लाना शुरू कर दिया था, जो उन्होंने आज से 2 महीने 4 महीने पहले ही शुरू कर दिया था। लेकिन कांग्रेस आखिर तक, कुछ दिनों के पहले तक जो है मैं बात कर रहा हूँ, जैसे दिनेश जी ने कहा कि 15-20 दिन तक पहले कांग्रेस का, देखिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो कल रिलीज़ हो रहा है। आपका 18 तारीख को जो है इलेक्शन है, आप 16 तारीख को 15 तारीख को जो है वो अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ कर रहे हैं। तो आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि भाई ये आपका मैनिफेस्टो है? आपको मैनिफेस्टो रिलीज़ करने के बाद आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, आपको उसको लोगों को इंश्योर करना पड़ता है कि हम इस बेसिस पे ये मैनिफेस्टो जो है वो आप लोगों के लिए लाए हैं। आप लोगों को कैसे संतुष्ट करेंगे, कैसे स्पष्ट करेंगे कि भाई हम आप लोगों के बीच इस कारण आ रहे हैं। तो ये जो देरी है ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं डैमेज ज़रूर करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कांग्रेस ने सबसे पहले इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी बनाई थी, सभी पॉलिटिकल पार्टी से पहले। मुझे लगता है कि 5 जुलाई को कांग्रेस ने प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज के लीडरशिप में एक इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी बना दी, सारी पार्टियों को बीट करते हुए, लेकिन मैनिफेस्टो सबसे लेट निकाला। ये अच्छा आपने बताया, कांग्रेस की परफॉर्मेंस का आलम यह है कि मैनिफेस्टो कमेटी उनकी सबसे पहले बनी और मैनिफेस्टो उनका सबसे बाद में आ रहा है। चुनाव एकदम एक पहला वोट पड़ने वाला है तब उनका मैनिफेस्टो। देखिए सर, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, चाहे भाजपा कांग्रेस को बोले कि आपने इतने सालों में ये किया और ये नहीं किया, कांग्रेस भाजपा को बोले कि आपने जम्मू कश्मीर में ये किया और ये नहीं किया। वो एक राजनीतिक जो है वो
कार्य है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन आप जो हालात हैं अभी क्या आप परोस रहे हैं लोगों को, ये बहुत मायने रखता है। अच्छा, चलिए आज तो फिलहाल ये हम लोगों की बातचीत का एक हिस्सा है। अब भविष्य में सत्येंदी से आप लोगों का जुड़ाव हम उम्मीद करते हैं कि बना रहेगा और भी जम्मू कश्मीर की बातें आप लोगों से हम लोग सुनते रहेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों लोगों ने समय दिया। नमस्कार।